देखिए इसको कौन नहीं जानता है। मांस अंडा वगैरह चाहिए तो जंतु से मिल जाएगा। लेग पीस चाहिए तो चिकन, यहाँ जो ये देखिए लेग पीस इससे मिल जाएगा, जैसे कि ये खा रहे हैं। तो ये होता, ये यहाँ पर इसका होता है लीवर। कहेंगे क्या, मुख गुहा, ये हो गया आमाशय, भाग लेता है पाचन तंत्र में। बाकी उसको बारी बारी से देखते हैं। तो इस तरह से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है फिगर इस तरह से बनाना है। ये हो गया इसमें डबल लेयर। ये बन गया क्या, इसका लंग्स यानी कि फेफड़ा, ये इसका लंग्स यानी कि श्वसन मार्ग। यहाँ पे ये नासा छिद्र, नासा का पार्ट, ये हो गया ग्रासिका। बताया था कि आपको जो हृदय का फिगर बनाने के लिए हम आपको बताएंगे। तो चलिए आपको जो हृदय का फिगर, इसे भी प्रत्येक को डबल लेयर रखना है। रास्ते से जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर यहाँ से भी आएगा, ये रास्ते से वापस जाएगा। अब इसको जो है ऐसे करके आप बना सकते हैं। ये हो गया क्या, मानव हृदय का फिगर हो गया। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम के बारे में इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। और जैव प्रक्रम इस वीडियो में पूरा ख़त्म करने वाले हैं। साथ ही साथ जो है इसके नोट्स आपको कैसे प्राप्त होंगे ये भी हम वीडियो में बताएंगे। साथ ही जो है इसमें, क्योंकि हम मानव में पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे, उसका अंग देखेंगे, फिर श्वसन तंत्र देखेंगे, हृदय के बारे में देखेंगे, तो उसका डायग्राम बनाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी उसका डायग्राम भी पूछ देता है। तो डायग्राम बनाने के लिए भी हम इसमें सीखने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का डायग्राम कैसे बनेगा, श्वसन तंत्र, हृदय, ये सब का जो हम डायग्राम बनाने के लिए भी सीखेंगे। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आप इसको, इसमें पूरी जानकारी मिलेगी। इस चैप्टर को हम पूरा जो है ख़त्म करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम पहले हम देख लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है पहले, क्योंकि जैव प्रक्रम नाम है चैप्टर का, तो उसका पहले परिभाषा देख लेते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि शरीर की वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है यानी मेंटेनेंस का कार्य करती है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस का कार्य करती है, उसे क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। तो ये सब जो हम आगे बारी बारी से देखने वाले सब टॉपिक को, तो इसे ही कहेंगे जैव प्रक्रम। जितने भी सजीव में होंगे, जीव में जितनी भी ये जो है क्रियाएं होती है, जैव प्रक्रम में सम्मिलित ये सब क्रियाएं हैं, ये सब को हम बारी बारी से देखेंगे। तो उसे ही हम कहते हैं जैव प्रक्रम। किसी भी सजीव में, जीव में होता है, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, संवहन हो गया, ये सब जो सब क्रियाएं को मिला दिया जाता है तो वो कहलाता है जैव प्रक्रम। जैव मतलब जीव, सजीव, और जो प्रक्रम मतलब उसके जो है शरीर में होने वाली क्रियाएं को हम कहेंगे जैव प्रक्रम। यहाँ देखिए पोषण के बारे में पहले हम देखते हैं, क्योंकि इसमें जो देखिए कि पहला नंबर पर क्या था, पोषण। पोषण के बारे में हम देख लेते हैं। पोषण क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जिसे बोलते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, विभिन्न कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ताकत की जो है आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए हम पोषक तत्व, जैसे कि ये सब यहाँ पे देखिए हरी सब्जियाँ बहुत सारी है, फल है, इधर भी देखिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ये सब हम लेते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं पोषण, और ये हमारा हो गया पोषक तत्व। तो पोषक तत्व खाते हैं किस लिए, पोषण ग्रहण करने के लिए, यानी शरीर में ऊर्जा लेने के लिए, तो उसे ही कहेंगे पोषण। अब पोषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे आगे देखिए। पोषण मेनली दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। सबको हम बारी बारी से देखते हैं। पहले देखते हैं किसे, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण उसे कहेंगे, सिंपल से यदि भाषा में कहें तो जो है अपना खाना खुद बनाता हो, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। जैसे हरे पेड़ पौधे इसमें आएंगे, जिनमें वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए कोई दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं। उदाहरण के लिए क्या आ जाएंगे, हरे पेड़ पौधे। ये मेन रूप से जो है सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से लेकर के अपना खाना बनाते हैं, और उसी से जो है अपना जो कार्य करते हैं। जैसे इसमें हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर आ रहा सनलाइट, यानी कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया, इधर से गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद है, इधर से हम पानी दिए पेड़ में, तो ये सब मिला के खाना बनाया, और खाने बनाने के पश्चात जो है ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, जिसे हम लोग जो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसी क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। वो हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे बोला गया हरे पेड़ पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कच्चे पदार्थों का उपयोग
सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन प्राप्त करता है। जैसे यहाँ देखिए ये एक पेड़ है और इस पे क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है इधर से, तो सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, तो अब ये क्या करेगा, CO2 तो जो हवा में है ही मौजूद, तो हवा से ले लेगा CO2, पानी देंगे हम तो पानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश मिला करके ये क्या बना लेगा, अपना भोजन बनाएगा। क्लोरोफिल इसके पास रहता है, ये वो सब मिला के खाना बनाएगा और ऑक्सीजन जो बनेगा उसे क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर देखिए उसे जो और जो डिफाइन किया गया फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया, इसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल क्या क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल और खनिज लवण। जैसे यहाँ पे देखिए उसका जो है समीकरण दिया गया है। समीकरण लिखना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए समीकरण में देखिए क्या क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी और इसमें क्लोरोफिल उसके पास है ही और सूर्य का प्रकाश, सब मिला दिया जाता है तो बनता है C6H12O6। ये किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का, और ये इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। वो बनाया कार्बोहाइड्रेट बनाया और यहाँ पे ऑक्सीजन बना, रिलीज कर दिया, पानी बन गया। बाकी ये सब 6 वगैरह 12 वगैरह देख लें, ये सब जो है समीकरण को संतुलित किया गया है। समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो फिर जब हम पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान का उसको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ जो है हम सिर्फ प्रकाश संश्लेषण को लेकर चल रहे हैं, तो उसे जो हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये इसका हो गया रासायनिक सूत्र, ये भी याद रखना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अब जो आता है वो तो हो गया स्वपोषी, जो कि अपना खाना खुद बनाता, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता, पेड़ पौधे आ गए। एक है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण में जो है, इसमें जो है जीव दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी अपने खाना जो बनाने के लिए या खाने के लिए दूसरे जो है जीव पर या हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, उसे कहते हैं परपोषी पोषण। देखिए इसको कौन नहीं जानता। यहाँ जो देखिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य स्रोत से प्राप्त करता है। इसमें जीव अपना भोजन पादप यानी कि पेड़ पौधे स्रोत से प्राप्त करते हैं अथवा प्राणी स्रोतों से करता है। उदाहरण के लिए मनुष्य आ जाएगा, सभी जानवर आ जाएगा। तो ये सब, जैसे आदमी को खाना के लिए क्या चाहिए, या तो वो उसे पेड़ पौधे से मिलेगा, या यदि मांस अंडा वगैरह चाहिए तो जंतु से मिल जाएगा। लेग पीस चाहिए तो चिकन, यहाँ जो ये देखिए लेग पीस इससे मिल जाएगा, जैसे कि ये खा रहे हैं, इनको कौन नहीं जानते। तो ये सब हो जाएगा किसमें, विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण हो गया, विषमपोषी पोषण हो गया। अब विषमपोषी पोषण को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या क्या है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। इसको भी हम बारी बारी से देखेंगे। तो देखते हैं किसे पहले, मृतजीवी पोषण को। मृतजीवी पोषण क्या होता है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना पोषण मृत एवं क्षय, जैसे सड़े गले हो रहे हैं, जैव पदार्थों से करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक या फफूंद, यानी कोई जंगल हो या लकड़ी हो जो सड़ गल रहा हो, जीव हो जिसे सड़ गल रहा हो, उससे अपना भोजन प्राप्त कर रहा हो, उसे कहते हैं क्या, मृतजीवी। मृत का मतलब ही होता है मरा हुआ, तो मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करना। जैसे ये देखिए कवक है, इसे जो है मशरूम जो होता है, मशरूम टाइप का जो होता है, इसे गोबर छत्ता भी बोलते हैं बिहार वगैरह में। इधर से ये सब कहाँ से उगता है, तो बरसात के सीजन में ये सब ज़्यादा होता है, जहाँ पर जो पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं वहीं से निकलना स्टार्ट होता है। ये देखिए इसे बोलते हैं फफूंद, होता है ना, रोटी वगैरह में लग जाता है, बहुत दिन का रोटी हो जाता तो अचार वगैरह में ऊपर वाइट वाइट आ जाता है, तो उसी को कहते हैं फफूंद। तो ये जो है एक तरह से उससे क्या कर रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उसी इसमें जो छोटे छोटे जो है कीटाणु होते हैं, तो इससे हम कहते हैं क्या, मृतजीवी पोषण। ये मरे हुए जीवों से अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं, इसे कहेंगे क्या, मृतजीवी पोषण। उदाहरण के लिए ये याद रखिएगा, कवक और फफूंदी। आगे है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसे कहेंगे, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन एवं आवास लेते हैं, उन्हीं के पोषण स्रोत का अवशोषण करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे फीता कृमि और जू। कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे जीव के अंदर रहकर, यानी दूसरे जीव को अपना आवास यानी घर बना लेते हैं, अब उसी से अपना भोजन भी प्राप्त करें, वहीं रह भी रहे हैं, उसे कहेंगे क्या, परजीवी पोषण। जैसे ये देखिए बाल में जू हो जाता है ना, तो जू क्या हुआ, बाल वहीं पे अपना वो घर बना लिया और वहीं से जो खून ले रहा है, तो उसका मतलब वहीं से वो खाना भी खा रहा है, वहीं पे रह रहा है, तो ये हो गया क्या, परजीवी पोषण। यहाँ से देखिए फीता कृमि हो जाता है, बच्चों वगैरह में पेट वगैरह में हो जाता है, जिसे जोंक भी बोलते हैं कि जोंक हो गया पेट में, तो पेट वगैरह दर्द देने लगता है। तो ये हो गया, ये भी क्या करता है, दूसरे जीव के अंदर रह के उससे अपना क्या कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है।
तो इसे कहेंगे क्या, परजीवी पोषण। जैसे फीता कृमि, इसी को बोलते हैं फीता कृमि, और ये जू, ये तो पता ही है जो सर में होता है, तो ये हो गया जू। आगे जो है वो है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण देखिए क्या है कि पोषण की वह विधि जिसमें जो है जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण एवं पाचन द्वारा की जाती हो, अर्थात वह भोजन को लेता है, पचाता है और फिर बाहर निकालता है, जैसे मनुष्य, अमीबा, सभी जानवर और मनुष्य का जो है पाचन तंत्र तो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे अमीबा को देख लेते हैं। अमीबा एक क्या होती है छोटा जीव होता है। देखिए यहाँ पर ये है अमीबा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका ये खाना है। अब इसे ये कैसे लेगा, पहले उस खाने को देख लिया, अच्छा यहाँ पर है। अब वो धीरे धीरे उसको जो चारों तरफ से घेरना स्टार्ट करेगा। यहाँ देखिए इसे 3 तरफ से ये घेर लिया है। अब फिर यहाँ आप चारों तरफ से इसे बंद किया। अब धीरे धीरे उसे केंद्रक में लाएगा, उससे जो है खा जाएगा। अब खाने के बाद उसको पचाना भी, और जो बच जाएगा वेस्ट उसे निकालना भी है। तो यही कहलाता है कि आप प्राणी संपोषण, यानी जो खाना खाता है, पचाता है, और जो वेस्ट होता है उसे निकालता भी, उसे कहेंगे क्या। पहले जो हम देख रहे थे उसमें जो खाना पचने की क्रिया नहीं होती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, खाना पचने की क्रिया होगी। जैसे मनुष्य में होगा, अमीबा में होता है, और सभी जानवर में, जीव जंतु में होता है। इसे कहेंगे प्राणी संपोषण। यहाँ देखिए ये खाद्य कण है, ये पादाब हो गया, कूटपाद इसे बोलते हैं। खाद्य रिक्तिका, यानी खाद्य कण को धीरे धीरे क्या कर लिया, घेर लिया और अंदर ले लिया, अब उसे धीरे धीरे क्या करेगा, पचा लेगा। तो ये आता है प्राणी संपोषण में। तो पोषण इतने प्रकार के होंगे। पोषण को 2 प्रकार से मेनली बांटा जाता है, स्वपोषी, परपोषी पोषण। और परपोषी को 3 में, मृतजीवी और जो है मृतजीवी प्राणी संपोषण और परजीवी बोलेंगे। तो ये 3 तरह के हो जाएंगे क्या, विषमपोषी पोषण। आगे देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पौधों द्वारा अनावश्यक जल कहने से मतलब है कि जो उसके ज़रूरत का नहीं है, को वाष्प के रूप में, वाष्प मतलब होता है भाप के रूप में शरीर से क्या करता है, बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधों में अधिकतम वाष्पोत्सर्जन पत्तियों पर मौजूद रंध्र, यानी पत्ती में जो छेद होता है ना, छिद्र, आप जूम करके देखने पे देखिए ऐसा पता चलता है। जैसे ये देखिए ये खुला हुआ छिद्र है, ये रंध्र छिद्र है खुला हुआ, और ये बंद है। तो ये जो उसको जूम करके देखने पे पता चलता है, उसमें जो छेद होता है उसी से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पेड़ पौधों में। इसे रंध्र बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, के माध्यम से होता है। और यह खुला वाष्पोत्सर्जन का 80 से 90% भाग पत्तियों द्वारा ही किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन को मापी मादक यानी फाइटोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। गैसों का विनिमय यानी CO2 अंदर और O2 बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण और जो ऑक्सीजन को छोड़ना, ये सब क्रिया पत्तियों द्वारा ही होता है। बारिश होने के कारण वाष्पोत्सर्जन होते हैं। यानी यहाँ से समझिए कि जैसे पानी दिए पेड़ को, अब पानी, ये मान चलिए कि कोई पेड़ है, अब इस पेड़ को जो हम पानी देंगे, तो पानी दिए तो इसको जितना आवश्यक होगा वो लेगा, बाकी को क्या करेगा, पत्ती में जाएगा, और पत्ती के रंध्र द्वारा ही क्या होगा, वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा। अब भाप जो है ऊपर उठता है, ऊपर उठ के क्या बनाएगा, बादल। अब वही बादल जब ज़्यादा बनेगा तो वो क्या होगा, बारिश होगा। यानी जाहिर सी बात है कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा, और जहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा वहाँ पर वर्षा ज़्यादा, और जहाँ वर्षा ज़्यादा वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा। तो ये एक तरह से क्या है, जल चक्र इसी को बोलते हैं। एक तरह से चक्र है, क्योंकि पेड़ पौधा होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, बादल बनेगा तो वर्षा होगा तो पेड़ पौधे होंगे। तो इसी वजह से जो पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं तो वर्षा होती है, पेड़ पौधे जो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं तो वर्षा भी कम होते जा रहे हैं। भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होता है मानसीराम मेघालय में, तो उधर क्या है, पहाड़ भी है, पेड़ पौधे हैं, जंगल ज़्यादा है, तो उधर जो ज़्यादा वर्षा होता है। तो ये जो हो गया वाष्पोत्सर्जन। आगे देखिए हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इसी के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है, हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, उसे कहा जाता है क्लोरोफिल। ये सब आपका डायग्राम, ये देखिए पत्ती का रंग हरा होता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। ये सब डायग्राम आपके जो है बुक में दिया होगा, ये सब उतना समझने, डायग्राम समझ लीजिए। बाकी ये जो पत्ती का रंग हरा किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये सब हो गया, छोटा छोटा टॉपिक है ये सब। अब जो है मेन टॉपिक में हम लोग आए हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए तंत्र उसे बोलते हैं जिसमें बहुत सारे जो है चीज़ आकर एक काम करें, उसे बोलते हैं तंत्र। अब तंत्र यहाँ लगा तो जाहिर सी बात है कि पाचन की क्रिया कोई एक अंग द्वारा नहीं होता होगा, इसमें बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। तो बहुत सारे अंग भाग लेते हैं तो उसे ही कहते हैं सिस्टम। जैसे कंप्यूटर होता है ना, तो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो उसमें जैसे लैपटॉप मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, CPU होता है, तो उसे सब आगे ना मिल करके काम करने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम। ठीक उसी तरह से इसी सिस्टम को हिंदी में तंत्र कहते हैं। तो पाचन
तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें जो है एक से ज़्यादा अंग आएंगे। जैसे यहाँ पे शरीर का कई अंग का मिलकर भोजन का पचना पाचन तंत्र कहलाता है। अब पाचन किसका होता है, देखिए जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जटिल कहने से मतलब है कि जो हम खाना खाए उसे और टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, पूरा छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब किसका पाचन होता है और किसका नहीं होता है, तो पाचन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, ये सब का पाचन होता है। किसका पाचन नहीं होता है, तो जल का। जल को कितना तोड़ेंगे, जल को वो तो पहले से ही टूटा हुआ है ना, तो जल को तोड़े नहीं, उसका जो अवशोषण होता है पाचन नहीं होता है। विटामिन का, खनिज का, ये सब का पाचन नहीं होता है। तो यही हो जाएगा कि किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है। किसका पाचन नहीं होता, तो जल, विटामिन, खनिज का जो है पाचन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर जो है आहार नाल की लंबाई, देखिए पहले हम जो पाचन तंत्र बनाने के लिए सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अब यहाँ से जो है ये मुख है और यहाँ से जाता है ये, यहाँ से मुख गुहा बोलते हैं इसे, ये हो गया फूड पाइप जिसे ग्रासनी बोलते हैं, और यहाँ से ये बन जाता है अमाशय यानी कि पेट, और ये हो गया इसका छोटी आंत। अब यहाँ से ये बनेगा तो ये जाएगा छोटी आंत, और फिर छोटी आंत से जाता है भोजन बड़े आंत में, बड़ी आंत में, तो ये हो गया इसका क्या, बड़ी आंत। अब यहाँ से ये इसका बड़ी आंत बनेगा, तो ये होता, ये यहाँ पर इसका होता है लीवर, ये हो गया, और यहाँ से रहता है इसका जो है पित्ताशय, यहाँ से इसका रहता है अग्नाशय। तो इस तरह से जो बनता है पाचन तंत्र, इसे कहेंगे क्या, मुख गुहा, मुख गुहा। ये हो गया ग्रासनी, ये हो गया अमाशय, ये हो गया यकृत यानी कि लीवर, यहाँ से हो गया इसे पित्त, सॉरी ये पित्त हो गया, तो यहाँ से लिख लेगा क्या, पित्ताशय, ये हो गया पित्त, यहाँ से हो गया ये अग्नाशय हो गया, ये हो गया अग्नाशय। ये छोटा वाला पतला वाला इसे बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत, और ये जो बड़ा वाला इसे बोलते हैं बड़ी आंत, और यहाँ जो लास्ट हो जाता है इसे बोलते हैं गूदा। तो ये जो इतनी जो है अंग जो होता है वो भाग लेता है पाचन तंत्र में, बाकी उसको बारी बारी से देखते हैं। तो इस तरह से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है फिगर इस तरह से बनाना है। आइए देखते हैं। पहला क्या आता, आहार नाल की लंबाई, इसमें पहला भाग है, इसको जो इसमें मुख गुहा, आहार नाल की लंबाई 9 से 10 मीटर, जिसे 32 फीट भी बोल सकते हैं। आहार नाल कहने का मतलब कि यहाँ मुख से जहाँ से भोजन स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर के पूरा अमाशय लेकर के छोटी आंत बड़ी आंत सबको मिला दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं आहार नाल, क्योंकि एक नली जैसा है ना, उसी नली से खाना जाता है, तो उसे बोलते हैं आहार नाल। तो आहार नाल की तकरीबन लंबाई कितनी है, 9 से 10 मीटर। बच्चों में कुछ छोटा हो सकता है, और जो है ये तकरीबन इतना जो आप देख सकते हैं, और जो इसकी फीट में बात किया जाए तो 32 फीट। आहार नाल का जो पहला भाग होता है मुख गुहा, जिसे मुख बोलते हैं, जहाँ पर जो है मुंह एक तरह से कहेंगे, तो मुख गुहा उसे बोला जाता है। मुख गुहा में क्या क्या आता है, दांत आता है, जीवा आता है, और 3 जोड़ी लार ग्रंथि आती है। दांत जो है पाचन में भाग लेता है, पहला जो हो गया, क्योंकि मुंह में डालेंगे तो दांत से चबाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो दांत भी क्या करता है, भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है। जीभ जो है पाचन में कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ टेस्ट बताता है कि कौन से खाना खट्टा है, मीठा है, तीखा है। जीभ का पाचन में कोई काम नहीं है। लार ग्रंथि का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो ये 3 तरह के देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, लार ग्रंथि है। यहाँ पर एक ऊपर होता है ये वाला भाग, और 2 इधर, एक इधर और एक इधर, ये दोनों जो है 3 जोड़ी क्या है, लार ग्रंथियाँ हैं। पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड लार ग्रंथि यही जो है सांप में जो है जहर का काम करता है, यानी विष थैली का काम करता है सांप में, यही लार ग्रंथियाँ। बाकी जो इतना आपको याद रखिएगा। मनुष्य की बात किया जाए तो मानव में जो है प्रतिदिन जो है 1 से 1.5 लीटर लार डेली बनता है ना, और ये बनना भी चाहिए। मनुष्य में जो है 1 से 1.5 लीटर लार पर डे बनता है। लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूकस। अब इसका काम क्या है, देखिए लाइसोजाइम का काम है जीवाणु और कीटाणु को मार देना, यहाँ पर कीटाणु होगा। अब कहेंगे कि जीवाणु और कीटाणु को मारने से क्या मतलब है, कि जैसे देखिए आप खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त तो चलिए हाथ धो लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि खाने खाते वक्त जो हाथ नहीं धोते हैं खाना खाने से पहले,
या कुछ ऐसा होता है कि रास्ते में जा रहे कोई कुछ दे दिया, खा लिए, तो हाथ में तो बैक्टीरिया है ना, वो तो खाना में आ गया। अब वो खाना खाएंगे तो जैसे ही जाता है मुंह में, तो उसमें जो लाइसोजाइम जो लार में पाया जाता है ना, उसको क्या करता है, वो मारता है कि आप जो है उसके साथ खाना आम में आ गया मिलके, तो उसको मारने का काम करता है कौन, लाइसोजाइम। या कभी कभी होता है कि लेबर वगैरह या कोई मजदूर वगैरह काम करते रहते हैं तो खैनी बना करके खा लेते हैं, तो खैनी में ऐसे करके मिलाया हाथ में, तो उसमें भी क्या मिल गया, बैक्टीरिया, और उसमें मिला तो उसको मारने का काम कौन करेगा, तो लाइसोजाइम। या बच्चा वगैरह, छोटा बच्चा वगैरह चलते चलते जो मुंह कुछ उठा करके मुंह में डाल लेता है, मिट्टी डाल लेता है या कुछ और जो है, हमेशा कोई ना कोई उठा के मुंह में डालेगा, तो मुंह में डाल लेता है, जिस वजह से उसके, क्योंकि उसके लार, उसका लार ज़्यादा बनता है कोई कोई बच्चा में, तो लाइसोजाइम उसके लार में पाया जाता है, उस जीवाणु को क्या करता है, मारता, ताकि उससे जो है ज़्यादा हानि ना हो। टाइलिन और डायस्टीज का काम क्या है, चोकर का पाचन करना। चोकर यानी कि मंड बोलते हैं इसे। अब कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, चोकर होता है, चोकर होना भी जरूरी है। जैसे गेहूं में, तो गेहूं में भी क्या होता है, चोकर, उसका ऊपर वाला भाग क्या होता है, चोकर। चोकर यदि नहीं होगा, 100% यदि चोकर साफ करते हैं तो वही बन जाता है मैदा। बिना चोकर वाला खाना पचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चोकर मिला हुआ रहेगा तो चोकर उसमें खाना पचना आसान हो जाता है। जैसे ऐसे समझिए कि आप मैदे से बने जो है खाने को या रोटी को जो लगातार 1 हफ्ता नहीं खा सकते हैं, लेकिन गेहूं के रोटी को खा सकते हैं, क्योंकि गेहूं में क्या है, मंड है यानी कि चोकर है। लेकिन मैदा से क्या हो गया, चोकर निकाल दिया तो मैदा बन गया, तो मैदा को बिना चोकर वाले खाने को पचाना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। तो टाइलिन और डायस्टीज को क्या वही काम है उसका, जो है चोकर वाले, जो चोकर का क्या करता है, वो पाचन करता है। म्यूकस जो है भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। कि खाना खाते हैं तो उसमें जो लार वगैरह मिल जाता है मुंह में, तो वही भोजन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है, ताकि आगे जो है पचने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो ये 4 प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं कहाँ, लार में। इसमें लाइसोजाइम आएगा, टाइलिन आएगा, डायस्टीज आएगा और म्यूकस आएगा। लाइसोजाइम का क्या काम है, कीटाणु और जीवाणु को मारना। टाइलिन और डायस्टीज का काम क्या है, चोकर को पचाना। और म्यूकस का काम क्या है, भोजन को चिपचिपा बनाना। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, देखिए ये है मुख गुहा। अब मुख गुहा में गया, उसके बाद जाएगा कहाँ, ग्रासनी में। ये है इसका ग्रासिका या ग्रासनी, फूड पाइप बोलते हैं। ग्रासनली या ग्रासिका, इसकी लंबाई तकरीबन 25 सेंटीमीटर, यानी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 25 सेंटीमीटर लगभग होती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती, सिर्फ भोजन ये जाने का रास्ता है कि चलो अब मुख से हो गया काम, अब इसको जो है कहाँ ले जाओ, नीचे अमाशय में भेजो, यानी कि पेट में भेजो। तो ये जो भोजन जाने का रास्ता है। मुंह से आगे आने वाले को क्या कहा जाता है, बोलस कहते हैं। जो निवाला होता है ना, जैसे हम ये चबा लिए, अब उसको अंदर भेजेंगे तो उससे जो जब वो अंदर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। और ये क्रमानुकुचन क्रिया होती है। क्रमानुकुचन कहने का मतलब है कि जैसे अब ऐसे बना होता फूड पाइप, तो यहाँ से भोजन यदि यहाँ पे आता तो डायरेक्ट नीचे आके गिरता, तो ऐसे डायरेक्ट गिरता तो ढप ढप करके आवाज़ आता, तो ढप ढप नहीं करता, ये जो चिपका हुआ रहता है। और भोजन जब आता है ना, तो ये जो ऐसे करके फैलते चला जाता है, ऐसे करके क्रिया होती है। आया ऐसे करके फैला, फिर ऊपर से चिपकाओ। कभी कभी होता है ना कि भोजन अटक जाता है तो पानी पीते हैं तो चला जाता है, तो इसी को कहते हैं क्रमानुकुचन। यानी ये ऐसा पाइप की तरह खाली नहीं है कि जो वहाँ पर डाले ढप से नीचे चला जाएगा, वैसे नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे जाता है। और वही जो है निवाला जब नीचे जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। आगे देखिए, जब अब कहाँ जाएगा भोजन, अमाशय यानी कि पेट में जाएगा। अमाशय को ही पेट बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। इसको 3 भाग में बांटते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, 3 भाग में बांटते हैं। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसको बारी बारी से समझते हैं। कार्डियक ऊपर वाला भाग, बीच वाला फंडिक और नीचे वाला पाइलोरिक कहलाएगा। यह अमाशय का ऊपरी भाग होता है। इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, जो कि कीटाणुनाशक होते हैं। अब यह कीटाणु तो मर गया था मुँह में, जो लार में था वो मिला दिया था, लेकिन वहाँ पर सारे कीटाणुओं का नहीं हुआ था खत्म। अब कुछ यदि बच गए हैं तो वो कहाँ आके मरेंगे, पेट में, क्योंकि पेट में भी इंतजार कर रहा है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही खतरनाक होता है। वो कर रहा है कि यदि ऊपर से बच के आओगे तो नीचे मरोगी। तो ये जो होता है कहाँ, पेट में, जो कीटाणु क्या करते हैं, नाचते हैं। और पेट में भोजन जो है कितने घंटे रहते हैं, 4 घंटे तक रहते हैं। फंडिक यानी बीच वाला भाग, इसमें कांटा नुमा संरचना, जिसे रूजी कहते हैं। जब हम भूखा रहते हैं तो ये चुभते रहता है, ये भोजन को रोक करके रखता है। यानी इसी में जो क्या होता है, ऐसे करके ये बना होता है, ये भोजन को रोक करके रखता है। और कांटा नुमा का मतलब कांटा नहीं होता, लेकिन जो है कांटा नुमा संरचना होती है। ये जब आदमी फास्ट पे होता है ना या भूखा रहता है तो कहता है ना कि जो पेट चुभ रहा, दर्द देता हल्का हल्का पेट, तो इसी कारण ये जो हल्का हल्का चुभने जैसा महसूस होता है, ये क्या होता है, रूजी होता है ना। इसी का कहते हैं रूजी। और ये कहाँ होता है, अमाशय के बीच वाले भाग में, जिसे कहते हैं फंडिक।
पाइलोरिक की बात करें तो इसमें जठर ग्रंथि होती है, जिसमें जठर रस निकलता है, 2 रसों से मिलकर बना होता है। पाइलोरिक से निकलता है जठर रस, इसमें 2 रस होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है, और ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो दूध से दही बनाकर जो है पाचन करता है कौन, रेनिन, और पेप्सिन प्रोटीन का। पेप्सिन से ही बना है पेप्सी। पेप्सी जो पीते हैं कोका कोला, तो उसका नाम जो पेप्सिन से लिया गया, पेप्सी बनाया गया। देखिए यदि दूध पीजिएगा तो दूध भी अंदर जाके क्या बनेगा, दही ही बनेगा, तब उसका पाचन होगा। और डायरेक्ट दही खाइएगा तो फिर वो डायरेक्ट पाचन, यानी कि जो है इसीलिए जो है उम्र बढ़ने के साथ जो दूध का पाचन जो है, क्योंकि रेनिन जठर रस बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, तो रेनिन बनना भी क्या हो जाता है, कम। इसलिए जो उम्र बढ़ने के साथ फिर दूध का पचना जो है नामुमकिन सा हो जाता है, दूध कोई पचा नहीं पाते हैं, तो उनको डायरेक्ट दही दिया जाता है, क्योंकि दही रहेगा वो आसान से पच जाएगा, क्योंकि दूध भी अंदर जाके क्या बन रहा है, दही ही बन रहा है। तो रेनिन यदि नहीं बनेगा तो दूध से दही कैसे बनेगा। तो यही कारण है उम्र बढ़ने के साथ दूध का पाचन जो है, दूध पचाना जो मुश्किल हो जाता है उम्र दराज लोगों में, तो डायरेक्ट उन्हें दही दिया जाता है। तो ये सब हो जाती है कहाँ, ये सब आमाशय में हो गया। अब आते हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखिए श्वसन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ नाक से है ना। अब बोलेगा कि जो है जीवों में, यानी कि स्तनधारी जीवों में जो है श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, बोलिएगा नाक से। गलत है, वो फेफड़ा से होता है। ये सिर्फ जो है हवा जाने का रास्ता है, तो यहाँ नासा द्वार बोलते हैं, फिर आगे नासा कपाट होता है, फिर आगे ग्रसनी होता है, फिर कंठ हो जाता है जिसे स्वरतंत्र बोलते हैं, फिर जो है आगे जो है ब्रोंकियो मिल जाता है, ब्रोंकियोलिस वायु कोष्ठक मिल जाता है। आगे हम समझते हैं इसको। देखिए पहले तो कि श्वसन कहते किसको हैं, तो श्वसन जो है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया भी कहते हैं। बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो ऑक्सीजन है उसमें, इसलिए उसे कहते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया। तो श्वसन सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, और श्वसन की क्रिया को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। अब शरीर में उष्मा बने रहने के क्या क्या कारण है, तो 2 कारण है। पहला श्वसन है, दूसरा है रक्त का परिसंचरण। श्वसन यानी सांस अंदर बाहर हो रहा है, तभी जो शरीर में उष्मा, यानी शरीर जो है हीट गर्म रहता है। और जो है रक्त परिसंचरण यानी खून का जो है दौरान, यानी खून यदि दौड़ रहा तो उसके कारण भी शरीर क्या रहता है, गर्म रहता है। तो जैसे आदमी जब मरता है, डेथ हो जाता है आदमी की, तो उसका रक्त परिसंचरण रुक जाता है, यानी खून का दौड़ना बंद, श्वसन बंद, इसलिए उसका बॉडी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कभी जो है मरे हुए आदमी का बॉडी छू करके देखेगा तो ठंडा फील होगा। तो जो जिंदा आदमी रहता है उसके जो बॉडी क्या होते हैं, गर्म रहते हैं, उसका क्योंकि उसमें बना होता है, क्योंकि खून क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। और दूसरी की जो बात है वो क्या हो रही है, श्वसन की क्रिया लगातार हो रही है। देखिए विभिन्न जीवों में जो श्वसन जो है अलग अलग होते हैं। जैसे स्तनधारी जीव किससे सांस लेते हैं, स्तनधारी जीव उसे क्या कहते हैं, उसे पता ही होगा, जो अपने जो है बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे उसमें मनुष्य वगैरह जानवर वगैरह भी आ जाते हैं। तो स्तनधारी जीव फेफड़ों से सांस लेते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि ये सब आ जाते हैं स्तनधारी जीव में। ये कहाँ से डायरेक्ट सांस लेते हैं, फेफड़ों से, लंग्स से। दूसरा है कि कीट या कीड़े मकोड़े कहाँ से सांस लेते हैं, तो कीट जो है ट्रेकिया से सांस लेते हैं, जैसे बायोनली कहते हैं, कि इसलिए उसका सर भी काट दीजिएगा ना तो वो जो है जिंदा रह जाता है कुछ दिन, क्योंकि जो है वो सर काटने से वो सांस लेने की वजह से नहीं मरता, क्योंकि उसका सर जैसे ऐसे ये होता है, उसका यदि सर हम काट देंगे तो उसका ट्रेकिया यानी यहीं से वो सांस ले लेता है, तो सांस लेते रहता है, वो जिंदा रहता है। वो जो भूख के कारण मर जाता है, क्योंकि उसका सर कट गया, वो खाना नहीं खाएगा। तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तेलचट्टा वगैरह, उस सबको मार दीजिए, काट भी दीजिएगा सर, तो वो जिंदा रह जाता है, क्योंकि उसका जो है सांस लेने का जो है अंग ही अलग है, ट्रेकिया एक तरह से सिग्नल निकला रहता है, उसी से सांस ले लेता है वो। जलीय जीव किससे सांस लेते हैं, तो जलीय जीव गिल्स यानी गलफड़ा, मछली वगैरह देखिएगा साइड में से गलफड़ा होता है, उसे गिल्स बोलते हैं, क्लोम बोलते हैं, उसी से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। एक होता है मेढक, जो कि हम इसमें नोट्स में नहीं लाए हैं। मेढक की बात करें तो मेढक की 3 अवस्था में होती है। पहला यदि टेडपोल जब वो रहता है तो वो गिल्स से सांस लेता है, यानी कि क्लोम से। टेडपोल उसे बोलते हैं, जब बच्चा रहता है ना, इसे करके छोटे छोटे पानी में तैरते रहता है, इसे करके छानिएगा तो ऊपर आ जाता था। उससे हम पहले मछली समझते, उसको लाते थे, घर में रखते थे, बच्चा पता चला बड़ा होकर मछली मेंढक बन के कूद के भाग जाता था। दूसरा, जब वो बड़ा होता तो 2 अवस्था में, या तो वो ज़मीन पे रहेगा या ज़मीन के अंदर रहता है। तो जब ज़मीन पे रहता था तो वो फेफड़ा से सांस लेगा, और जब वो ज़मीन के अंदर रहेगा, क्योंकि वो उभयचर है ना, तो वो जो है अंदर जब रहेगा ज़मीन के, तो वो स्किन से सांस ले लेता है, यानी त्वचा से। तो ये 3 तरीके से सांस लेता है। यदि वो बच्चा रहता तो क्लोम से, और ज़मीन पे रहेगा तो फेफड़ा से, और ज़मीन के अंदर रहेगा तो त्वचा से।
श्वासोच्छ्वास, जब श्वास अंदर आती है तब इसे अंतः श्वसन कहते हैं। यानी जब अंदर गया तो अंतः मतलब होता है अंदर, तो अंदर लेते हैं तो अंतः श्वसन, और जब बाहर छोड़ते हैं तो इसे निःश्वसन बोलते हैं। इसे निःश्वसन भी बोलते हैं, अंतः श्वसन को बोलते हैं निःश्वसन। तो अंदर गया तो निःश्वसन या अंतः श्वसन, बाहर गया तो निःश्वसन, है ना। तो निःश्वसन इसी को क्या, इस क्रिया को कहते हैं क्या, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब जो है कितना अंदर जाएगा कितना जो बाहर छोड़ेंगे, देखिए तो हवा हम लेते हैं सांस में, तो हवा में जितना गैस मौजूद है जितना परसेंट उतना परसेंट हम लेंगे। तो हवा में क्या है, नाइट्रोजन है 78%, तो नाइट्रोजन भी अंदर जाएगा 78%। ऑक्सीजन है 21%, तो ऑक्सीजन जाएगा 21%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, तो 0.03%। तो ये अंतः श्वसन, यानी कि हम कितना जो हवा अंदर ले रहे हैं, लेकिन अंदर लेने के बाद जब हम हवा छोड़ते हैं तो कितना हवा बाहर आता है। तो नाइट्रोजन जितना लिए ना 78% उतना छोड़ देते हैं, 78% लिए 78% छोड़ दिए, निःश्वसन यानी हम बाहर छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं लेकिन छोड़ते हैं 17%, 4% का घोटाला, है ना। यही 4% जुड़ जाता है कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड में जाकर के। तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं, छोड़ते कितना, 17%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिए, छोड़ते कितना, 4%। यानी 4% यहाँ जो कमा ना, ये 4% जुड़ जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ एक भी परसेंट नहीं है ना, 0.03 करने का मतलब आधा भी नहीं है, तो उसे एक इसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया निःश्वसन, यानी हम बाहर कितना छोड़ते हैं वो, और ये हम अंदर कितना लेते हैं वो। ये हो गया गैसों की मात्रा। यहाँ देखिए श्वास श्वसन मार्ग कौन कौन है, तो श्वसन मार्ग वायु जिस जिस मार्ग से जाती है उसे क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हम बनाते हैं। अब यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा नासा छिद्र से, अब ये आगे जाएगा। अब यहाँ पर जो है श्वसन तंत्र होता है, और आगे चलकर यही क्या बन जाता है, फेफड़ा में जाता है। ये हो गया इसका क्या, फेफड़ा। ये जो है डबल लेयर होता है इसमें, ये हो गया इसमें डबल लेयर। ये बन गया क्या, इसका लंग्स यानी कि फेफड़ा, और इसी में ये निकल जाता है जिसे बोलते हैं ब्रोंकियोलिस, ये होता है वायु कोष्ठक। यहाँ से हो गया ये वायु कोष्ठक। तो ये हो गया क्या, ये इसका लंग्स यानी कि श्वसन मार्ग। यहाँ पे ये नासा छिद्र, नासा का पार्ट, ये हो गया ग्रासिका, यहाँ पे लगा होता है एपिग्लोटिक्स होता है, और यहाँ पर ये जो हो गया इसका ब्रोंकियो हो गया, ब्रोंकियोलिस आगे बन जाता है, और ये हो गया इसका फेफड़ा, ये हो गया वायु कोष्ठक। यहीं आके ऑक्सीजन जमा हो जाता है, और यहाँ से जो है फिर जो है ब्लड ले जाता है, इस ऑक्सीजन को पूरा कोशिका में पहुँचाता है। तो ये जो है समझते हैं हम। यहाँ पे पहला आता है कौन सा, नासा छिद्र। यहाँ पे नासा छिद्र आएगा, फिर नासा कपाट, इसके आगे वाला भाग जो होता है ना, नाक यहाँ से थोड़ा सा हार्ड होता है, इस पर मारेगा चोट बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये होता है नासा कपाट बोलते हैं। ग्रासनी से हल्लक बोलते हैं यहाँ पे, जिसको दबाते हैं तो आवाज़ जो रुक जाता है। ये हो गया ग्रसनी। स्वर तंत्र, वॉइस बुक, जहाँ से आवाज़ निकलता है, इसके नीचे इसे मारिएगा तो ये देखिए, ये जो है स्वर तंत्र हो जाएगा। श्वास नली, उसी के नीचे जाएगा तो श्वास नली, ट्रेकिया, जहाँ से जो कीड़े मकोड़े सांस लेते थे। ब्रोंकियो बन जाता है, ये जो है आगे चल के ये जो फैल के दोनों तरफ चला गया, ये क्या है, ब्रोंकियो। और ये जो छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाते हैं, ये कहलाता है ब्रोंकियोलिस। और फिर जो ये जो बन जाते हैं ऐसे करके, ये जो होते हैं वायु कोष्ठक बोलते हैं। तो ये वायु कोष्ठक, फिर वायु कोष्ठक से चला जाता है ब्लड में, और ब्लड दे देता है कहाँ, कोशिकाओं को। तो ये सब मार्ग है कहाँ, श्वसन मार्ग, जैसे जो है हवा जो है यानी श्वास जो है शरीर के अंदर जाती है। ये देख लिए हम। उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखते हैं। उत्सर्जन क्या होता है, तो अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे किसी काम का अब नहीं है ना, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तंत्र नहीं होगा, तंत्र मतलब सिस्टम। तो जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। इसमें पहला त्वचा, त्वचा से क्या निकलेगा, तो पसीना निकलेगा, और वो क्या हुआ, नमक भी निकालने का काम करता है, पसीना के साथ साथ नमक निकलता है। तो ये जो है त्वचा से निकलता है। फेफड़ा से क्या निकलता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहीं आता है, और यहीं से क्या करता है, छोड़ता है। अच्छा एक चीज़ इसमें बताना भूल गए, ये जो होता है नीचे वाला जो होता है, ये इसे बोलते हैं डायफ्राम। ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है ना, फेफड़ा में जब आता है हवा यानी CO2,
तो फेफड़ा को इतनी जो है पावर नहीं होती कि वो जो है हवा को बाहर कर सके। तो ये जो डायफ्राम होता है ना, ये इसको ऐसे करके धकेलता है, यानी ऐसे है डायफ्राम, इसको ऐसे करके धकेलता है तो CO2 बाहर आता है, और जब हम हवा लेते हैं ना तो डायफ्राम ऐसे नीचे चला जाता है। तो ये निरंतर ये क्रिया होती रहती है, जो निरंतर ये डायफ्राम यदि टूट जाता है तो यही जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह में या छत वगैरह से ऊँचे से कूदने पर डायफ्राम टूट जाता है, जिस वजह से जो आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो डायफ्राम जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायफ्राम यदि नहीं रहेगा तो श्वसन की क्रिया संभव नहीं होती है। यहाँ पर जो है वही बोला गया कि जो CO2 निकालता है, फेफड़ा में क्या होता है, डायफ्राम, और वही जो क्या करता है, CO2 बाहर निकालता है। बलगम, यानी बलगम मतलब समझते होंगे थूक वगैरह जो होता है ना, तो ये भी निकालने का काम कौन करता है, फेफड़ा। यकृत यानी कि लीवर, लीवर में क्या होता है, तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। वृक्क यानी किडनी यूरिया को क्या बनाता है, पेशाब का बनाता है, और उसी को क्या करता है, उत्सर्जन यानी उसे निकालते हैं। तो ये जो होता है अमोनिया रहता है, जिस वजह से उसका दुर्गंध होता है, वो यूरिया होता है, उसको परिवर्तन करता है। और बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन क्या बनाता है, काइल, जो भोजन अपशिष्ट हो गया, जो अब हमारे किसी काम का नहीं है, उसे बाहर निकालने का काम बड़ी आंत में ही होता है। क्योंकि छोटी आंत में जो है भोजन का पचना होता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, उसमें सिर्फ जो पानी का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत के रास्ते जो है जो अपशिष्ट खाना बच गया, जो हमारे किसी काम का नहीं है, वो बाहर निकलता है, जिसे बोलते हैं काइल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए किडनी का क्या क्या काम है। देखिए किडनी क्या क्या है, तो खून को शुद्ध करता है, यानी जो है रक्त को छानने का काम करता है। पेशाब बनाता है, शरीर में पानी और क्षार का संतुलन बनाए रखता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना। महिला या पुरुष दोनों में कितनी होती है, किडनी की संख्या 2। पुरुषों में किडनी का वजन 125 से 170 ग्राम और महिला में 115 से 155 ग्राम तक होता है उसका वजन। यानी महिलाओं में जो है किडनी जो है कम भारी वजन में, और पुरुषों का जो है ज़्यादा होगा। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब नेफ्रॉन क्या होता है, तो जिससे किडनी बना होता है ना, उसको कहते हैं नेफ्रॉन। जैसे शरीर बना होता है कोशिका से, तो कोशिका को बोलते हैं शरीर की जो है एक संरचनात्मक इकाई है। उसी तरह से किडनी बना होता है नेफ्रॉन से, तो बोलते हैं नेफ्रॉन। यहाँ पे लिख दिया कि नेफ्रॉन जो है गुर्दे की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी जो सबसे छोटा पार्ट है वो नेफ्रॉन, जिससे बना होता है क्या, किडनी बना होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 किडनी हो गए, यहाँ पर जो है एक सीरा होगा, एक धमनी होगा। यहाँ देखिए ये जो ब्लू वाला हल्का दिख रहा है ना, ये देखिए ये है महासीरा। नस 2 प्रकार के होते हैं, एक महासीरा और एक महाधमनी। महासीरा क्या करता है, खून को जो है पूरे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला होता है वो जो लाता है हृदय में, और जब हृदय से साफ हो जाता है तो उसे ले जाने का काम करता है महाधमनी। तो महासीरा महाधमनी की अपेक्षा पतला होता है और महाधमनी मोटा होता है। तो ये हो गया क्या, महाधमनी। ये जो रेड वाला दिख रहा है ये है महाधमनी, और ये देख रहे हैं जो वो है महासीरा। इसे धमनी बोलिए। देखिए धमनियों का रक्त वाहिकाएं होती है जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। धमनियों का मुख्य कार्य हृदय से ऑक्सीकृत का मतलब होता है वैसा जो है हवा इसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, ऑक्सीजन उसके साथ हो, रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है कौन, धमनी। तो क्योंकि पूरे शरीर में ये ले जा रहा है तो ये धमनी है, जाहिर सी बात है कि ये मोटा होगा, है ना। और जो पूरे शरीर से लाता है वो होता है सीरा, तो वो क्या होता है, वो होता है पतला। तो सिराएं की बात करें तो सिराओं का काम शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को वापस हृदय में लाता है। क्योंकि खून को वापस हृदय में लाता है, उसमें CO2 रहता है, तो CO2 को जो है लाने का काम करता है कौन, सीरा। और वही फिर जो हृदय में साफ हो जाता है खून, और उसी हृदय से साफ खून को ले जाने का काम करता है कौन, धमनी। अभी लाना सिराएं रक्त वाहिकाएं द्वारा जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। सिराएं शरीर के सभी अवयवों को रक्त को हृदय तक वापस ले जाती है, काम है किसका, सीरा का। तो जो है खून पूरे शरीर में ले जाने का काम धमनी, और उधर से ले जाने का काम, लाने का काम करता है कौन, सीरा। तो ये होता है सीरा और धमनी। रक्तचाप, रक्तदाब, जैसे ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। रक्त के द्वारा रक्त वाहिका में भित्ति पर जो दाब डलता है उसे कहते हैं रक्तदाब। यानी मान के चलिए कि यहाँ पर जो ये है नस, अब नस है तो इससे क्या जा रहा है, खून जा रहा है। अब इसमें खून यदि जा रहा है तो इसके जाहिर सी बात है कि इसकी जो दीवार है यानी इसकी जो परत है इस पर कुछ ना कुछ दबाव पड़ेगा। तो दबाव कितना पड़ रहा है, दाब, उसी को बोलते हैं रक्त दाब। क्योंकि दाब किसके द्वारा लग रहा है, रक्त के द्वारा, खून के द्वारा। तो रक्त द्वारा लगे दाब उसके नस के दीवारों पर, उसे कहते हैं क्या, रक्त दाब कहा जाता है। इसमें प्रकुंचन दाब, जब हृदय रक्त को बाहर धकेलता है। सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mmHg माना जाता है।
अनुशीथिलन दाब जब हृदय संपदनों और 80 mmHg के बीच विश्राम करता है, समान अनुशीथिलन दाब 80 mmHg माना जाता है। यानी जाहिर सी बात है कि इसे जो बीपी नापने का ये देखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, स्फाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है, जिससे बीपी मापा जाता है। तो नॉर्मल बीपी होना चाहिए कितना, 120/80। नॉर्मल ऐसे समझिए कि 120 के स्पीड से खून जा रहा है और 80 के स्पीड से आ रहा है, तो 120/80 यदि है तो वो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और इससे कम होता है तो लो बीपी कहते हैं, इससे ज़्यादा हो जाता है तो इसे हाई बीपी कहते हैं। देखिए आगे, जब ब्लड प्रेशर 140/90 यानी 120 बटा जो हम 80 लिए थे, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 140/90 से यदि ऊपर हो जाता है, अब 120/80 तो रहेगा नहीं नॉर्मल, थोड़ा सा आगे पीछे तो रह सकता है, तो 140/90 तक ठीक माना जाता है। लेकिन 120/80 तो और बढ़िया है, लेकिन 140/90 से यदि ऊपर चला जाता है तो इसे हाइपर टेंशन या उच्च रक्तचाप, इसे हाई बीपी कहते हैं। हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर। अब यहाँ देखिए इसका कितना हो गया है, 186/116 हो गया है। होना कितना चाहिए, 140/90। अब बताइए इसका बीपी हाई है कि लो है, तो ऊपर 140, यहाँ पे 146, नीचे 90, 116, तो इसका क्या हो गया, बीपी हाई हो गया। उसी तरह से जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 90/60 यानी इसको घटा के कर दीजिए कितना, 90/60 तक है, तब ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन इससे नीचे चला जाता तो उससे जो है लो बीपी या हाइपोटेंशन कहते हैं। इसे हाइपरटेंशन, इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर होना चाहिए था 90, यहाँ है 84, नीचे 60, यहाँ पे 61 है, यानी लगभग कम ही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लो बीपी इसको हो गया है। यानी जो इसका बीपी कम हो गया है, इसका जो बीपी हाई हो गया, इसका कम हो गया है तो नमक ज़्यादा खाओ, इसका जो है ज़्यादा हो गया तो नमक की मात्रा कम कर दो। तो ये सब जो है हाई बीपी को हाइपरटेंशन, लो बीपी को हाइपोटेंशन कहते हैं। अब जो है हृदय की बात, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको जो हृदय का फिगर बनाने के लिए हम आपको बताएंगे, तो चलिए आपको जो हृदय का फिगर बनाने के लिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से ऐसे करके ड्रॉ कर लेना है, ऐसे करके हल्का ऐसे करके मिला दीजिएगा। 1 मिनट, ये हुआ नहीं, फिर से करते हैं। आपको जो है ऐसे कर लेना है, थोड़ा सा तिरछा रखना है। अब यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा हल्का ये, और इसको ऐसे जो है हल्का मिलाते हुए ऊपर ले जाइए। इसको जो है ऐसे मिलाते हुए हल्का ऊपर ले जाइए। इसको थोड़ा सा नीचे ही रखिएगा, इसको भी नीचे ही रखना है। अब यहाँ से जो है ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, इसको इस तरह से कर दीजिएगा, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से इसको भी थोड़ा सा नीचे ही रखिए। इसको जो है थोड़ा सा ऊपर करके इसको इस तरह से कीजिए, इसको इस तरह से। 1 मिनट, अब इसको जो है यहाँ से इस तरह से ऐसे करके ले जाइए। ये इतना करने के बाद एक इसी के पैरेलल यहाँ से एक और ले जाइए, ऐसे करके ये चला गया। अब यहाँ से इसको जो है एक ऐसे खींचिए, यहाँ से जाने के बाद उसके बाद हो जाएगा इतना करने, क्योंकि हर जो है लेट 2-2 रखना है, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखने में थोड़ा सा ठीक ठाक लग जाए। उसके बाद जो है आपको जो है एक और लेना है, थोड़ा सा दूरी करके, ये हो गया। इसमें फिर एक ऐसे करके कर देना है, ये हो गया, ये बन गया। अब उसी में जो है यहाँ से एक ऐसे बीच में ले आइए, ये आ गया। अब इसमें जो है ऐसे लाइए बीच में से, ये डबल लेयर लाना है, हर को डबल लेयर कर दीजिएगा तो थोड़ा सा देखने में ठीक लगता है। इसे भी प्रत्येक को डबल लेयर रखना है। ये जो है यहाँ से बन के हो गया क्या,
आपका ये हृदय वाला फिगर है ये बनकर तैयार। मोटा मोटी इसी तरह से होता है। बाकी इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ये ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। इसको इधर से ऐसे कर देंगे। खून जो है यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और फिर ये रास्ते से जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर यहाँ से भी आएगा, ये रास्ते से वापस जाएगा। अब इसको जो है ऐसे करके आप बना सकते हैं। ये हो गया क्या, मानव हृदय का फिगर हो गया। अब देखिए इसमें यदि हम बात करते हैं, देखिए यही तो बनाए थे। तो ये वाला जो हो गया इधर से जो आएगा, यानी जो हम पूरे शरीर से ले करके आता है पूरे खून को, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते थे सीरा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखिए सीरा के ऊपरी भाग। पहले ऐसे समझ लीजिए कि जो है हृदय के जो है आप दो भाग में इसे बांट सकते हैं। ये जो है ऊपर वाला भाग कहलाता है अलिंद और नीचे वाला भाग कहलाता है नीलय। ये हो गया। अब इसे आप चार प्रकार में बांटिए। ये हो गया चार। अब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अलिंद। तो इधर वाला हो जाएगा क्या, बायां या दायां अलिंद। इधर वाला हो जाएगा आपका दायां अलिंद, इधर वाला हो जाएगा आपका बायां अलिंद। उसी तरह से ये हो जाएगा दायां नीलय और ये हो जाएगा आपका बायां नीलय, बायां नीलय। अब यहाँ पे देखिए फिगर में ये जो है, यहाँ देखिए वो जो लाएगा पूरा रक्त को क्या कहलाएगा, सीरा। तो यहाँ से शरीर के ऊपरी भाग से लाएगा, ये कहलाएगा महासीरा। यहाँ से रक्त आएगा और ये कहाँ जाएगा, दायां अलिंद में, यानी इस साइड। और फिर अलिंद से कहाँ जाएगा, नीलय में। तो आ गया कहाँ, दायां नीलय में। अब यहाँ से खून आएगा, क्योंकि ये भी इधर से जाने का ही रास्ता है, तो इसे भी क्या बोलते हैं, सीरा ही बोलते हैं। तो जो खून को हृदय में लाता है पूरे शरीर से, जिसमें CO2 रहता है मिला हुआ, उसे बोलते हैं सीरा, उस नस को। और इस सीरा से जाएगा रक्त कहाँ, तो आएगा कहाँ पे, यहाँ दायां अलिंद में, फिर नीचे जाएगा तो दायां नीलय में। अब ये जाएगा कहाँ पे, इधर जाएगा, यहाँ से इसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, क्योंकि इससे जो है रक्त जा रहा है ना, तो जाने वाली क्या बोलते हैं, धमनी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा फुफ्फुस धमनी और ये हो जाएगा क्या, सीराएं। फिर जो जिधर से आएगा ना उधर से, तो जो फेफड़ा से आता है उसमें फुफ्फुस लगा दीजिए। तो यहाँ से फुफ्फुस हो जाएगा, क्योंकि ये जा रहा है किधर, लंग्स की तरफ, ये भी आ रहा है किधर से, लंग्स की तरफ से, यानी फेफड़ा से। तो फेफड़ा से आने वाले को कर देंगे फुफ्फुस में लगा देंगे। तो ये धमनी जो जा रहा और फिर ला रहा, तो उसे क्या बोलेंगे, सीरा। तो ये आ गया बायां अलिंद में। इधर ये क्या था, दायां अलिंद, ये हो जाएगा बायां अलिंद। अब फिर नीचे आ जाएगा बायां नीलय में। फिर जो ये रक्त इस रास्ते से निकल जाता है। तो हृदय में यही काम, हृदय जो क्या करता है, रक्त को पंप करने का काम करता है, यानी जो है रक्त को साफ करने का, एक तरह से कह सकते हैं कि ये काम करता है। देखिए हृदय क्या है, तो हृदय एक पेशीय अंग है। महिलाओं में दिल का वजन जो है 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के दिल का वजन लगभग 300 ग्राम हम इसे कह सकते हैं औसतन। यह दिन में 1 लाख बार धड़कता है। यह 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। एक दिन में 7600 लीटर और जो है अपने पूरे जीवन काल में 200 मिलियन लीटर रक्त को क्या करता है, पंप करता है। पंप का मतलब होता है आता उसको भी फिर भेजने का काम, यानी एक तरह से साफ करने का काम करता है। हृदय कोष्ठक, जिसको जो 4 भाग में बांटते हैं, पहले 2 कर सकते हैं, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीलय। अलिंद को 2 में, दायां अलिंद, बायां अलिंद, फिर दायां नीलय, बायां नीलय। तो इसी को कहते हैं क्या, कोष्ठक। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, इसमें जो हो जाए कौन कौन, दायां अलिंद हो जाएगा, दायां नीलय हो जाएगा, बायां अलिंद और बायां नीलय हो जाएगा। अलिंद मानव के हृदय के ऊपरी कक्षा को क्या कहते हैं, अलिंद। आपको याद कैसे रखना है, ये देखिए ऊपर वाले को कहते हैं अलिंद और नीचे वाले को बोलते हैं नीलय। नी से होता है नीचे और नी से नीलय, आपको याद रखना है। तो नीचे वाला कहलाएगा नीलय और ऊपर वाला कहलाएगा अलिंद। बाकी अलिंद को 2 भाग में बांट देंगे, बायां दायां, और नीलय को भी 2 भाग में, बायां और दायां। नीलय जो है हृदय के निचले वाले को कहते हैं नीलय, नीलय कहा जाता है। और नीलय रक्त को दूर तक पंप करने और परिसंचरण में धकेलने के लिए ये जो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, यानी जो पंप करने का काम करता है मेन रूप से, वो कौन करता है, नीलय करता है। तो ये जो है हृदय का मेन रूप से क्या होता है, ये काम होता है। तो ये जो आपका क्या हो गया, चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आपको यदि नोट्स चाहिए यही वाला, तो आप जो है इस पर जो क्या करते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप के थ्रू आपको इसका क्या मिल सकता है, नोट्स मिल जाएगा। साथ ही जो हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और जो है लघुत्तरीय सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको लाने वाले हैं। आप जो कमेंट करके बताइएगा तो जल्द से जल्द आ सकता है। और यदि नोट्स चाहिए इसका सेम यही वाला जो हम ये अभी यहाँ पे दिखाए हैं,
कि जिसके माध्यम से हमने आपको पढ़ाया यहाँ पे, ये सारा नोट्स यदि आपको चाहिए तो आपको जो है इस नंबर पे क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको इसके लिए कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो बाकी यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी जो है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर आएंगे और उसके बाद आपको कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा चैप्टर का आपको चाहिए, वो सब हम आपको लेकर के आएंगे। बाकी थैंक यू।